हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG9 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पर हिस्ट्री का क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कॉलोनाइजेशन, एबोरिजिनल लोगों के साथ व्यवहार और नेशनल आइडेंटिटी के डेवलपमेंट ने लिखाई को कैसे बदला। मतलब, हमें बताना है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ने लिटरेचर के थीम्स और स्टाइल को कैसे शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। हर देश का लिटरेचर उसके इतिहास से जुड़ता है और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से लेकर पोस्ट कॉलोनियल समय तक उसके सारे राइटर्स के काम में दिखता है। अर्ली सेटलमेंट, एबोरिजिनल स्ट्रगल और आइडेंटिटी के सर्च ने इस लिटरेचर को यूनिक बनाया। हिस्ट्री को समझने से हम समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन राइटर्स ने अपने समय के सोशल और कल्चरल चेंजेस को कैसे लिखा। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल पीरियड और अर्ली लिटरेचर। ब्रिटिश के अराइवल के साथ हाई ऑस्ट्रेलिया का नया इतिहास शुरू हुआ। अर्ली राइटर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रैवल डायरीज और लेटर्स में लिखा। ये राइटिंग्स मेनली यूरोप के नजरिए से लिखी गई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया को एक वाइल्ड और अननोन लैंड बताया गया। वॉटकन टेंच जैसे लोगों की लिखाई दिखाती है कि किस तरह कॉलोनाइजर्स ने लैंड और लोगों को समझने की कोशिश की। अर्ली लिटरेचर में एक सेंस ऑफ एक्साइल और लोनलीनेस भी मिलता है, क्योंकि सेटलर्स अपने देश से दूर एक अजीब जगह में जी रहे थे। 2. कॉन्वर्ट और सेटलर एक्सपीरियंसेस का असर। ऑस्ट्रेलिया एक पेनल कॉलोनी थी, इसलिए अर्ली फिक्शन और पोएट्री में कॉन्वर्ट लाइफ और हार्डशिप्स का जिक्र ज्यादा मिलता है। यही एक्सपीरियंसेस से मेटशिप और स्ट्रगल जैसे ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज डेवलप हुए। हेनरी लॉसन और बैंजो पैटरसन के वर्क्स ने बुश लाइफ और रूरल ऑस्ट्रेलिया की कहानियों के जरिए एक देशभक्ति और यूनिटी का फील क्रिएट किया। ये पीरियड एक नई नेशनल आइडेंटिटी बनाने का समय था, जहां लोग अपने को ब्रिटेन से अलग समझने लगे। 3. इंडिजिनस हिस्ट्री और पोस्ट कॉलोनियल फेज। पोस्ट कॉलोनियल समय में राइटर्स ने कॉलोनियल पास्ट को क्रिटिकली देखना शुरू किया। डेविड मलूफ, किम स्कॉट और सैली मॉर्गन जैसे राइटर्स ने एबोरिजिनल लोगों की आवाज को उनकी कहानियों के थ्रू उठाया। रिमेंबरिंग बेबीलोन जैसे वर्क्स ने एक्साइल और कल्चरल डिवाइड जैसे थीम्स को दिखाया, जहां यूरोपियन और एबोरिजिनल आइडेंटिटी के बीच टेंशन नजर आता है। ये फेज एक हीलिंग प्रोसेस जैसा था, जहां लिटरेचर के जरिए पुरानी गलतियों को समझने और सुधारने की कोशिश हुई। 4. मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया और आइडेंटिटी के नए पहलू। वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक डिप्रेशन और इमिग्रेशन ने मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को डीपली अफेक्ट किया। राइटर्स ने नेशनलिज्म के साथ साथ जेंडर और मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी जैसे टॉपिक्स पर लिखना शुरू किया। पैट्रिक वाइट जैसे राइटर्स ने हिस्ट्री को साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एंगल से एक्सप्लोर किया, जैसे वॉस में एडवेंचर और सेल्फ डिस्कवरी दोनों मिलते हैं। आज का ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर अपनी हिस्ट्री को दोबारा समझता है, उससे चैलेंज करता है और नए पर्सपेक्टिव देता है। कंक्लूजन। आखिर में हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ही ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का बेस है। कॉलोनियल समय के स्ट्रगल से लेकर पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी तक हर फेज में हिस्ट्री ने लिखाई को शेप किया। लिटरेचर ने हमेशा हिस्ट्री को एक नई नजर से देखा, कभी उसका सेलिब्रेशन, कभी उसका क्वेश्चन। इस तरह ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर अपने इतिहास का लिविंग मिरर है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the seizure of Cyprus in terms of both theme and style. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें A.D. होप की पोएम The Seizure of Cyprus को दो एंगल से समझाना है, थीम और स्टाइल। मतलब पोएम का मैं आइडिया क्या है, पोएट क्या मैसेज देना चाहता है, और उसने किस तरह के लैंग्वेज, इमेजरी और पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। द सीजर ऑफ साइप्रस A.D. होप की एक पावरफुल और सिंबॉलिक पोएम है, जो 1974 में साइप्रस पर हुई इन्वेजन पर लिखी गई थी। इस पोएम में होप ने मॉडर्न दुनिया के मोरल और कल्चरल डाउनफॉल को दिखाया है।
साइप्रस का सीजर एक मेटाफोर है सिविलाइजेशन के गिरने और इंसानियत के खत्म होने का। पोएम का स्टाइल क्लासिकल और फॉर्मल है, जिसमें मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का यूज करके होप ने अपना मैसेज मजबूत बनाया है। मेन बॉडी। 1. सेंट्रल थीम, पॉलिटिकल और मोरल डिके। पोएम का मेन थीम है पॉलिटिकल और मोरल करप्शन। साइप्रस, जो एक रिच कल्चरल आइलैंड था, उससे पोएट ने एक सिंबल के रूप में दिखाया है सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन का। एडी होप ये दिखाता है कि पावर और ग्रीड के चक्कर में नेशंस अपने मोरल वैल्यूज भूल गए हैं। पोएम एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, जहां इंसानियत और स्पिरिचुअलिटी दोनों कमजोर पड़ गई है। 2. हिस्टोरिकल और कल्चरल सिंबलिज्म। साइप्रस को पोएट ने सिर्फ एक पॉलिटिकल जगह नहीं, बल्कि एक कल्चरल और मिथोलॉजिकल सिंबल के रूप में लिया है। यह एफ्रोडाइटी, गॉडेस ऑफ लव और ब्यूटी, का जन्म स्थल था। पोएट यहां कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, जहां पहले लव और ब्यूटी थी, अब वहां वॉर और डिस्ट्रक्शन है। इससे पोएट बताता है कि मॉडर्न सोसाइटी अपने ही बनाए आइडियल को तोड़ रही है, आर्ट, पीस और ब्यूटी सब बर्बाद हो गए हैं। साइप्रस यहां एक यूनिवर्सल सिंबल बन जाता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लॉस ऑफ वैल्यूज का। 3. स्टाइल और पोएटिक टेक्निक। एडी होप का स्टाइल फॉर्मल और क्लासिकल है। उनका लैंग्वेज रिफाइंड है और उन्होंने विविड इमेजरी का यूज किया है, जैसे ब्लड, सी, गॉडेस और रूइंस, जो पोएम को विजुअल बनाते हैं। आयरनी और कॉन्ट्रास्ट का उस भी पोएट ने बहुत इफेक्टिवली किया है, एक लव आइलैंड अब वायलेंस का सिंबल बन गया। पोएम का स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है, जिससे होप का कंट्रोल और डिसिप्लिन दिखता है। टोन कभी मॉर्नफुल है और कभी एंग्री, जिससे पोएम इमोशनली स्ट्रॉन्ग लगती है। 4. फिलोसॉफिकल और यूनिवर्सल मैसेज। पोएम का डीपर मैसेज है ह्यूमन ग्रीड और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। होप ये कहना चाहता है कि हर सिविलाइजेशन जब पावर और ग्रीड में आती है, तो खुद को बर्बाद कर लेती है। साइप्रस की ट्रेजेडी ह्यूमैनिटी के फॉल का एक एग्जाम्पल है। पोएम एक वार्निंग भी है, अगर हमने मोरल और कल्चरल वैल्यूज को प्रिजर्व नहीं किया, तो सोसाइटी का एंड निश्चित है। होप का विजन क्लासिकल पोएट्स जैसे मिल्टन और एलियट के जैसा है, जहां आर्ट और मोरालिटी एक साथ चलती है। कंक्लूजन। अंत में, द सीजर ऑफ साइप्रस सिर्फ एक पॉलिटिकल पोएम नहीं है, बल्कि एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है मॉडर्न सिविलाइजेशन के डाउनफॉल पर। पोएम के थ्रू एडी होप ने ब्यूटी, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के लॉस को दिखाया है। इसका थीम और स्टाइल दोनों मिलकर एक पावरफुल वार्निंग देते हैं कि अगर इंसान ने अपनी इंसानियत नहीं संभाली, तो सब कुछ खो देंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. How far do you think The Man from Snowy River presents an accurate picture of Australian pioneering days? Question explanation. यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि बैंजो पैटरसन की पोएम द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर किस हद तक ऑस्ट्रेलिया के पहले सेटलर्स के लाइफ और उनके स्पिरिट को सही तरह से दिखाती है। हमें बताना है कि क्या ये पोएम उनके स्ट्रगल्स, करेज और उनकी लाइफ के रियल एसेंस को रिफ्लेक्ट करती है या नहीं। आंसर। इंट्रोडक्शन। द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर बैंजो पैटरसन की एक मशहूर नैरेटिव पोएम है जो 1890 में लिखी गई थी। इस पोएम में ऑस्ट्रेलियन बुश और वहां के लोगों का रियल स्पिरिट दिखाया गया है। पायनियरिंग डेज का मतलब है वो समय जब ऑस्ट्रेलिया में नए लोग बस रहे थे और उन्हें एक कठिन एनवायरनमेंट में जीना सीखना पड़ता था। पोएम उनकी ब्रेवरी, एंड्योरेंस और नेशनल प्राइड को रिप्रेजेंट करती है। पोएम के इमेजरी और टोन के थ्रू पैटरसन ने एक हीरोइक और इंस्पायरिंग पिक्चर बनाई है। मेन बॉडी। 1. बुश और लैंडस्केप का रियलिस्टिक चित्र। पोएम में ऑस्ट्रेलियन माउंटेन्स और वाइल्ड नेचर का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। पैटरसन ने बुश के रगड टेरेन को एक चैलेंज और एक ब्यूटी दोनों के रूप में दिखाया है। यह एनवायरनमेंट ही पायनियर्स के स्ट्रगल का सिंबल बन जाता है। जब राइडर डेंजरस क्लिफ्स के बीच से हॉर्स चेस करता है, तब वो पायनियर्स की हिम्मत और विल पावर को दिखाता है। ट्रांजिशन। इस तरह लैंडस्केप खुद एक कैरेक्टर बन जाता है जो उनके स्पिरिट को शेप करता है। 2. हेरोइज्म और डिटर्मिनेशन का स्पिरिट। द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर एक कॉमन बुशमैन है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज दिखाता है। उसका ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज जैसे मातेशिप और हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। पायनियर्स के लाइफ भी इसी तरह के चैलेंजेस से भरी थी, जहां उन्हें हर मुश्किल से लड़ना पड़ता था। पोएम ये दिखाती है कि असली ग्रेटनेस पैसा या स्टेटस से नहीं, बल्कि करेज और मेहनत से मिलती है। एग्जाम्पल।
राइडर का हम्बल बैकग्राउंड दिखाता है कि बुश लाइफ में डीड्स ज्यादा मैटर करते हैं, ना कि सोशल क्लास। 3. पायनियरिंग लाइफ का रोमांटिक व्यू। पैटरसन ने बुश लाइफ को थोड़ा रोमांटिसाइज किया है, हार्डशिप्स कम और हेरोइज्म ज्यादा दिखाया है। पोयम में लोनलीनेस और पॉवर्टी जैसे एस्पेक्ट्स मेंशन नहीं हुए हैं, लेकिन ये रोमांटिसिज्म उस समय के लिए जरूरी था क्योंकि इसने एक नेशनल प्राइड बनाए। इस पोयम ने ऑस्ट्रेलियंस को अपने रूरल रूट्स पर गर्व महसूस कराया। ट्रांजिशन। इसलिए चाहे पोयम प्योर रियलिस्टिक ना हो, लेकिन ये इमोशनल ट्रूथ को पकड़ती है। 4. नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल वैल्यू। द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर ने ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी को डिफाइन करने में बड़ा रोल प्ले किया। ये पोयम दिखाती है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडिपेंडेंट, ब्रेव और ऑनेस्ट है। इसने एक ऐसी सोच बनाई जिसमें करेज और स्किल को स्टेटस से ऊपर रखा गया। पोयम का पब्लिकेशन द बुलेटिन मैगजीन में हुआ, जो उस टाइम नेशनलिज्म का मेन प्लेटफॉर्म था। एग्जाम्पल, पोयम ने बुशमन को एक नेशनल हीरो के रूप में इमोर्टल कर दिया। कंक्लूजन। आखिर में द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर एक इंस्पायरिंग और थोड़ा आइडियलाइज्ड पिक्चर देता है ऑस्ट्रेलियन पायनियरिंग डेज की। यह पोएम अर्ली सेटलर्स के करेज, स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। बैंजो पैटरसन ने एक सिंपल हॉर्स चेस को एक नेशनल सिंबल बना दिया। इस पोएम ने ऑस्ट्रेलियंस को अपनी आइडेंटिटी और उनके रूट्स पर गर्व महसूस कराया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Remembering Babylon is a study of the age-old human problem of exile. Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डेविड मलूफ के नोवेल रिमेंबरिंग बैबिलोन में एक्साइल यानी देश से जुड़ाव खो देने का दुख और अपनापन की तलाश कैसे दिखाई गई है। हमें आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के थीम्स को समझाना है, खास तौर पर कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया के बैकग्राउंड में। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिमेंबरिंग बैबिलोन 1993 एक बहुत ही गहरा नोवेल है जिसे ऑस्ट्रेलियन राइटर डेविड मलूफ ने लिखा है। इस नोवेल में एक्साइल, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी जैसे इमोशनल थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। कहानी एक यूरोपियन लड़के जेमी फैली की है, जो बचपन में अबोरिजिनल्स के साथ रहता है और बाद में वापस यूरोपियन सेटलर्स के पास आता है। लेकिन दोनों जगह वो आउटसाइडर बन जाता है। मलूफ ने जेमी के जरिए ये दिखाया है कि इंसान का असली संघर्ष अपने अस्तित्व और बिलोंगिंग के लिए होता है। मेन बॉडी। 1. एक्साइल और आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट। लिटरेचर में एक्साइल सिर्फ फिजिकल सेपरेशन नहीं होता, बल्कि मेंटल और कल्चरल एलियनेशन भी होता है। जेमी फैली दोनों वर्ल्ड्स में अटका हुआ है, यूरोपियन भी नहीं, एबोरिजिनल भी नहीं। उसका कैरेक्टर एक सिंबल है कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया के आइडेंटिटी क्राइसिस का, जहां लोग अपनी जड़ों से जुदा नहीं पाते। इस तरह जेमी एक मेटाफोर बन जाता है ह्यूमन कंडीशन के लिए, हमेशा एक होम या आइडेंटिटी ढूंढते रहना। 2. कल्चरल इनकाउंटर और अदर कदर। जब जेमी सेटलर्स के पास लौटकर आता है, तो लोग उससे हाफ सिविलाइज्ड समझते हैं और उससे डरते हैं। ये दिखाता है कि सोसाइटी किस तरह फियर ऑफ द अदर में जीती है। मलूफ ने कॉलोनियल लोगों की सोच को एक्सपोज किया है, उनके लिए कोई भी डिफरेंट पर्सन डेंजरस है। ये डर है उन्हें एक्साइल में रखता है, क्योंकि वो नए कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते। 3. ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप और एक्साइल का सिंबलिज्म। नॉवल का नेचुरल बैकग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का बुश और ओपन लैंड, एक्साइल का स्ट्रॉन्ग सिंबल है। सेटलर्स के लिए ये जमीन ब्यूटीफुल होने के साथ अनफेमिलियर भी है। एबोरिजिनीज के लिए यही लैंड उनका होम है, लेकिन यूरोपियंस के लिए ये उनका एलियनेशन का रीजन बन जाता है। मलूफ ने लैंडस्केप के थ्रू दिखाया है कि एक्साइल एक नेशनल फीलिंग भी है, सिर्फ पर्सनल नहीं। 4. लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के इश्यूज। जेमी का इंग्लिश भूल जाना उसके एलियनेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। वो किसी से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाता, ना अबोरिजिनल्स से, ना सेटलर्स से। लैंग्वेज का लॉस उसके आइडेंटिटी के लॉस का सिंबल बन जाता है। मलूफ यह मैसेज देते हैं कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम लैंग्वेज और कल्चर के बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। कंक्लूजन। रिमेंबरिंग बैबिलोन एक बहुत खूबसूरत एक्सप्लोरेशन है एक्साइल और बिलोंगिंग के बीच के इमोशनल स्ट्रगल का। डेविड मलूफ ने इस नॉवल में दिखाया है कि एक्साइल सिर्फ जेमी का नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। नॉवल हमें यह सिखाता है कि हर इंसान अपने अपनापन की तलाश में रहता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो।
इसलिए ये कहानी एक यूनिवर्सल मैसेज देती है, ह्यूमैनिटी और एम्पैथी का। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।